स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी एडुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। आज बायोमोलिक्यूल्स लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। इस चैप्टर में हम काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं। इसका इंट्रोडक्शन, माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। एंजाइम के बारे में भी उसकी एक्टिविटी देख चुके हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। दोनों ही चीज़ें होती हैं भाई, एंजाइम हो या कोई भी चीज़ हो, उसको अफेक्ट करने वाली चीज़ें या तो उसको पॉजिटिव मैनर में लेके जाएंगी या नेगेटिव मैनर में लेके जाएंगी। इज दैट मीन कि या तो वो उसमें हेल्प कर रही होंगी उनकी एक्टिविटी को और फास्ट करवाने में, या फिर क्या हो रहा होगा, उसकी एक्टिविटी को रोक रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, एंजाइम्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? आपको आइडिया है क्या इस चीज के बारे में? बताइए मुझे कि आपको पता है कौन कौन से फैक्टर्स आपके एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो एंजाइम्स की एक्टिविटी को टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और उसके अलावा कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को या तो कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं। यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने का या बढ़ाने का काम करते हैं, अफेक्ट करने का काम करते हैं। तो उसमें नंबर 1 पर है आपका टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बारे में हम एज इट इज कोड करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी लिखती है आपकी कि जब भी एंजाइम में आप क्या करोगे, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को, 10 डिग्री टेम्परेचर को कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, एक्टिव जो वो रिएक्शन कर रहा है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप हाई टेम्परेचर देते हो किस एंजाइम को, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, एंजाइम पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। यानी कि अगर जो एंजाइम, मान लो कोई एंजाइम 20 डिग्री सेल्सियस पे फंक्शन करता है, अब उसको 20 डिग्री सेल्सियस की जगह आप 10 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड कर रहे हो टेम्परेचर, तो वहां पर क्या होगा, उसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, रुकेगी नहीं, थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाएगा, एक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप 20 डिग्री सेल्सियस के कंपेयर में 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर उसको दे दोगे तो क्या होगा, एंजाइम जो है पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। आपको पता है कि हाई टेम्परेचर में, हाई पीएच पर, हाई जो प्रेशर होता है उसमें क्या होता है, जो आपके एंजाइम्स है वो किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाता है, इसका मतलब एंजाइम का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि हाई टेम्परेचर में तो पूरी तरह से एंजाइम हो या प्रोटीन हो वो डैमेज हो जाएगा। लेकिन जिस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, जिस टेम्परेचर की नीड है, उस टेम्परेचर से आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम दे रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, उसकी एंजाइम की एक्टिविटी पूरी तरह से डैमेज नहीं होगी, थोड़ा सा स्लो हो जाएगी, इनएक्टिव टाइप में आ जाएगा एंजाइम। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है एंजाइम को क्या करता है, अफेक्ट करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर देने पर एंजाइम डैमेज हो जाते हैं। लेकिन आपकी एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है एज इट इज कि किसी भी एंजाइम को अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि कोई एक एंजाइम है जो किस पे 10 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है, अब इसको मैं कोई एक्स एंजाइम है जो 10 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है, इस 10 डिग्री सेल्सियस पे एक्स एंजाइम को मैं अब क्या दे रही हूँ, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये जो एक्स एंजाइम था, जो इसकी एक्टिविटी एक्स थी, अब ये क्या हो जाएगी 2x। यानी कि जब कोई एंजाइम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम कर रहा है और उस टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया जाए, 10 डिग्री सेल्सियस क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जैसे ही इंक्रीज किया आपने, एक्टिविटी डबल हो गई। जैसे ही डिक्रीज करोगे, क्या करोगे बच्चा, डिक्रीज करोगे कि 20 डिग्री की जगह तुम 10 डिग्री सेल्सियस में काम करवाना चाहते हो, तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। डबल कब होगी, जब 10 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा दोगे। जब 10 डिग्री सेल्सियस कम दोगे तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है? डेफिनेटली क्लियर है। एक ग्राफ बनाया हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है आपके उसमें, किसके अंदर बच्चों, आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर। मैं आपको बना के बताती हूँ।
इधर लिखा हुआ है बच्चा टेम्परेचर, क्या लिखा हुआ है? टेम्परेचर। इधर है आपकी एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी। तो आपका जो एंजाइम होता है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम करता है, यानी कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? वी मैक्सिमम हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। जब एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी तो वो ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जब एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी? वो होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी कि इस तरह से ये वाला जो है आपका टाइम, ये वाली जो टाइम देख रहे हो आप, इस जगह पर क्या हो जाएगा? इस टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पर आपका पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर क्या हो रहा है? एंजाइम की एक्टिविटी जो थी वो मैक्सिमम हो रही है। क्या हो रही है बच्चा? मैक्सिमम हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो रही है। ये है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी क्या है? मैक्सिमम है। उस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तब भी एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, और उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर दिया जाएगा तब भी क्या होगी? एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो हाईएस्ट है, मैक्सिमम है। उस टेम्परेचर से कम और ज्यादा देने पर एंजाइम की एक्टिविटी कम हो रही है। यानी कि टेम्परेचर जो है वो क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है आपकी एंजाइम की एक्टिविटी को। मैंने क्या बताया था इसके अलावा? एंजाइम की जो एक्टिविटी है, एंजाइम की एक्टिविटी है बच्चों, उसमें क्या कर रहे हो आप? कोई एक्स एंजाइम है जिसको हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं। अब इस एक्स एंजाइम को मैं क्या दे रही हूँ? 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसकी जो एक्टिविटी थी वो कैसी हो जाएगी? 2x। कि 10 डिग्री सेल्सियस पर किसी एंजाइम की एक्टिविटी x है तो उसको 10 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा देने पर उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ज्यादा टेम्परेचर के लिए नहीं बोला है। एग्जैक्टली स्लोगन है उसका कि 10 डिग्री सेल्सियस ही तुम बढ़ाओगे या 10 डिग्री सेल्सियस ही कम करोगे। एग्जैक्टली 10 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ेगी, दुगनी हो जाएगी एंजाइम की एक्टिविटी, और जैसे ही जो टेम्परेचर उसको रिक्वायर्ड है उसे 10 डिग्री टेम्परेचर कम दोगे तो क्या होगी? आपकी एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? दे भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। ठीक है, ये है एंजाइम की एक्टिविटी। नंबर सेकेंड पर जो एंजाइम को अफेक्ट करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, वो क्या है? आपकी पीएच। पीएच क्या होता है? पीएच में तुम 10 पीएच को एकदम से नहीं बढ़ा सकते, एक पीएच को बढ़ा सकते हो, एक पीएच कम कर सकते हो, एक पीएच बढ़ा सकते हो। पीएच के लिए भी एज इट इज ग्राफ बताया हुआ है। पीएच के लिए भी क्या हुआ है बेटा? एक एज इट इज ग्राफ बताया हुआ है आपके एनसीईआरटी की बुक ने। उसमें क्या हो रहा है? एक तरफ दिया हुआ है पीएच और एक तरफ है आपकी एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी। ये पीएच और इधर लिखा हुआ है आपका एंजाइम का एक्टिविटी। अब क्या होगा? एक ऑप्टिमम पीएच पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चा? हाईएस्ट हो जाएगी। तो वो ऑप्टिमम पीएच कौन सा है? ये वाला। यहाँ पे क्या है? एंजाइम की पीएच हाईएस्ट है, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट है। इस ऑप्टिमम पीएच पर इसको भी थोड़ा सा नीचे देखिए, ऐसे। यही डायग्राम बने हुए हैं आपके उसमें एनसीईआरटी की बुक में कि क्या होता है? ऑप्टिमम पीएच पर एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम हो जाती है। ये ऑप्टिमम पीएच पर क्या होगा? एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी। इस पीएच से आप कम करोगे तब भी क्या होगा? एक्टिविटी कम होगी। इस पीएच से ज्यादा पीएच दोगे आप तब भी क्या होगा? एंजाइम की एक्टिविटी डाउन होगी। तो इस पर्टिकुलर ऑप्टिमम पीएच पर आपके एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो क्या हो रही है? मैक्सिमम आपको मिल रही है। तीसरा फैक्टर जो किसको अफेक्ट करता है? आपके एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, वो है आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया गया है। कहाँ पे? ऑलरेडी
प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा दिया गया है। क्या बताया था वहां पे? क्या बताया था भाई कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को बढ़ाते जाओगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को आपने बढ़ाया, एंजाइम की एक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन वहां पर प्रोडक्ट के चेंज होने में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो होती है उसके लिए उतने ही एंजाइम्स होने चाहिए, वरना फिर प्रोडक्ट क्या होगा, कम कंसंट्रेशन में बनेगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में बता दिया है भाई प्रीवियस क्लास में। इसके अलावा जो नंबर 4 है अफेक्ट करता है वो है आपके क्या बच्चा, इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? इनहिबिटर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं। ये कम ज्यादा नहीं कर रहे इनहिबिटर्स एंजाइम की एक्टिविटी को। एंजाइम की इनहिबिशन का मतलब होता है रोकना, तो इनहिबिटर्स का क्या काम है, एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम इनहिबिटर्स बोलते हैं। अब ये जो इनहिबिटर्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? दीज इनहिबिटर्स आर 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में कौन कौन सा है देखिए। नंबर 1 है आपके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। दूसरा है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं कि ऐसे इनहिबिटर्स, ऐसे रोकने वाले फैक्टर एंजाइम की एक्टिविटी को जो किससे कंपटीशन कर रहे हैं, सबस्ट्रेट के साथ में कंपटीशन करते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। और ऐसे इनहिबिटर्स जो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के साथ में किसी तरह का कंपटीशन नहीं रख रहे, उनको हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब 1 बाय 1 हम दोनों को देखेंगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने का काम करेंगे, लेकिन जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे क्या होगा, हो जाएगा एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो वापस से रिकवर हो जाएगी। वैसा ही क्या होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कि ये कंपटीशन नहीं कर रहे सबस्ट्रेट के साथ में, ये अपना काम खुद कर रहे हैं, इनको कोई जरूरत नहीं है सबस्ट्रेट जैसा बन के एंजाइम की एक्टिव साइट पे चिपकने का, नहीं चिपकेंगे ये। लेकिन ये क्या करेंगे, या तो परमानेंट एंजाइम की एक्टिव साइट को बिगाड़ देंगे, परमानेंट बिगाड़ देंगे तो इरिवर्सिबल, और परमानेंट नहीं बिगाड़ेंगे, टेम्परेरी एंजाइम की एक्टिव साइट को बिगाड़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे आपका कौन सा इनहिबिटर, रिवर्सिबल इनहिबिटर, यानी कि नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में। सो नंबर 1 पे है मेरा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब ये रिवर्सिबल होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आपके, तो कैसे होता है देखिए, जैसे ये कोई एंजाइम है, ये क्या है आपका एंजाइम है। अब इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर क्या जुड़ेगा, आपका सबस्ट्रेट, तो इस सबस्ट्रेट का शेप कुछ ऐसा है, ठीक है, आराम से जुड़ सकता है इसमें। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या करेंगे कि कंपटीशन करेंगे किसके साथ में, सबस्ट्रेट के साथ में। ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है आपका, ठीक है। एंजाइम की जैसी एक्टिव साइट थी वैसा ही सबस्ट्रेट आराम से इसमें फिट हो सकता है एक्टिव साइट पे जाके। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंजाइम की एक्टिविटी में क्या करेंगे, ये कंपटीशन करेंगे सबस्ट्रेट के साथ में, यानी कि जहां पे एंजाइम की एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट को जुड़ना है वहां पर क्या करेंगे, ये खुद जुड़ जाएंगे। अब जुड़ेंगे कैसे मैम, क्योंकि इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का जो शेप होता है वो कैसा होता है, ऑलमोस्ट सबस्ट्रेट जैसा होता है। देखिए इधर
ये देखो ऑलमोस्ट सबस्ट्रेट जैसा है, पीछे से थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ऊपर से पूरा कैसा है, सबस्ट्रेट जैसा है। अब ये जो है यहाँ पर किस में, एंजाइम में जाकर जुड़ जाएगा। ये है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, यानी कि एक तरह से क्या है, सबस्ट्रेट वाली जगह पर जुड़ रहा है, यानी कि सबस्ट्रेट का एनालॉग है, सबस्ट्रेट एनालॉग। और ये जो है ये क्या है, आपकी एंजाइम की एक्टिव साइट है। ठीक है, अब यहाँ पर सब इस एंजाइम की एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट ना जुड़कर क्या जुड़ेगा, आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव नाम ही इसलिए क्योंकि सबस्ट्रेट के साथ में कंपटीशन कर रहा है। ये हो गया आपका एंजाइम, और इसके साथ में मैंने जोड़ा है इसको। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जुड़ गया इसके साथ। अब ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है, इसको मैंने क्या बोला, रिवर्सिबल है, यानी कि एक्टिव साइट को बिगाड़ने का काम नहीं करेगा। ये किसके साथ बाइंड होगा, एंजाइम के वीक बॉन्ड के साथ। एंजाइम का ऐसा एक्टिव साइट जहां पर वीक बॉन्ड प्रेजेंट है, वहां पर ये आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो जुड़ने का काम करेगा। इसका मतलब ये है कि आगे जाकर जैसे ही आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ाओगे, जैसे इमेजिन करो यहाँ पर 100 एंजाइम है, 100 एंजाइम है और आपके कितने 100 सबस्ट्रेट है, ठीक है, लेकिन इनहिबिटर्स कितने हैं आपके, 50 हैं। 50 इनहिबिटर्स है, 100 एंजाइम्स है, 100 सबस्ट्रेट है, लेकिन इनहिबिटर जुड़ रहा है उससे जाके, क्योंकि उसको तो रोकना है, कंपटीशन करना है सबस्ट्रेट के साथ में। अब क्या करो आप, 100 एंजाइम है, 50 इनहिबिटर है, सबस्ट्रेट का नंबर कितना कर दो, 200 कर दो। जैसे ही आप सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस इनहिबिटर को ज्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा सबस्ट्रेट का, वैसे वैसे क्या होगा, ये थोड़ा दूर होते जाएंगे और एंजाइम की एक्टिव साइट से आपका कौन जुड़ेगा, सबस्ट्रेट जुड़ेगा। तो जैसे ही एंजाइम की एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट रूट जुड़ा, ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स था ये क्या हो गए बेटा, इनएक्टिव हो गए, इनका कोई काम नहीं, ये किसी भी तरह से जुड़ ही नहीं सकते जाके एंजाइम से। और जब जुड़ेंगे ही नहीं तो आपकी एंजाइम की एक्टिविटी कैसे रुकेगी, नहीं रुकेगी। यानी कि ये क्या करते हैं इनहिबिटर्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के साथ में क्या करते हैं, ये कंपटीशन कर रहे हैं। जैसे ही सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, ये इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट तक नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे, फिर कौन जुड़ेगा, सबस्ट्रेट जुड़ेगा। तो यहां पर मैं एक चीज बोल सकती हूं, competitive inhibitors binds reversibly at active site बाय वीक बॉन्ड। किससे जुड़ते हैं ये, वीक बॉन्ड्स के साथ में जुड़ते हैं, ठीक है। इसलिए इनको हटाना क्या होता है, इजी होता है। यानी कि फाइनल बात आप क्या बोल सकते हो, फाइनली हम बोल सकते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन can be overcome by substrate concentration।
ठीक है, यानी कि जैसे ही आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे क्या हो जाएगा, आपका जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं इनको ओवरकम किया जा सकता है सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ा करके। यहां तक बात क्लियर है? डेफिनेटली। अब दूसरा कौन सा है इनहिबिटर्स में? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कौन सा है बच्चा? सेकेंड पार्ट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? दो तरह के होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी। ए है, सबसे फर्स्ट है नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल। नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल। अच्छा, यहाँ पे हमने पहले क्या पढ़ा है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स पढ़े हैं। इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के कुछ एग्जांपल बताऊं क्या तुम्हें, जिससे तुम्हें समझ में आए? मैं इसके कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ तुम्हें कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, कौन से एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाके जुड़ते हैं और उसका फिर क्या इलाज हम क्या कर रहे हैं। चलिए लिख के बताती हूँ मैं तुम्हें एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है सक्सीनेट। अब ये सक्सीनेट क्या है? सबस्ट्रेट है। ये किस एंजाइम से जाकर जुड़ता है? आपका सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। आपका सक्सीनेट क्या है बच्चा? सबस्ट्रेट है। और ये जुड़ता किस एंजाइम से जाकर है? किस एंजाइम की एक्टिव साइट से जाकर जुड़ता है? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से जब सक्सीनेट आपका सबस्ट्रेट जाकर जुड़ता है तो प्रोडक्ट आपका क्या बनता है? फ्यूरोनेट। क्या बनता है यहाँ पे प्रोडक्ट? फ्यूरोनेट। ये है आपका सबस्ट्रेट एंड ये है क्या आपका बच्चा? प्रोडक्ट। ठीक है। अब सक्सीनेट जो सबस्ट्रेट है आपका, वो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में उससे जुड़कर, उसकी एक्टिव साइट से जुड़कर कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है? फ्यूरोनेट। लेकिन अब इस सक्सीनेट सबस्ट्रेट की जगह पर इसका कौन सा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज के एंजाइम की किससे जाकर जुड़ेगा? इससे जाके जुड़ेगा एक्टिव साइट से। उसका एग्जाम्पल है कि यहाँ पर सक्सीनेट का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मेलोनेट। क्या है बच्चा? मेलोनेट। ये मेलोनेट क्या करेगा? एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट पर जुड़ेगा। किसकी जगह पर जाकर? सबस्ट्रेट की जगह पर जाकर। किसकी जगह पर जाकर बच्चा? सबस्ट्रेट की जगह पर जाकर। अच्छा, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। एक और एग्जाम्पल बताना था मुझे। चलो अभी इसके लिए इसको छोड़ते हैं। एक और एग्जाम्पल है, कौन सा बच्चा? एग्जाम्पल नंबर 2।
आपका है सबस्ट्रेट पाबा, पैरा एमिनो ब्यूटाइरिक बेंजोइक एसिड। पैरा एमिनो, क्या नाम है इस सबस्ट्रेट का? पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। यह है आपका क्या बच्चा? सबस्ट्रेट। ठीक है। अब फोलिक एसिड सिंथेसिस एंजाइम की प्रेजेंस में, सिंथेटाइज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो प्रोडक्ट बनाएगा उसका नाम क्या है? फोलिक एसिड। भाई फोलिक एसिड सिंथेटाइज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनेगा? पहले से पता चल रहा है नाम से ही कि प्रोडक्ट बनेगा आपका फोलिक एसिड। अब यहाँ पे इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है आपका, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है आपका सल्फा ड्रग। कौन सा है बच्चा? सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग्स। अब ये फोलिक एसिड आपके कहाँ पे काम आता है? जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के को ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए फोलिक एसिड की नीड होती है। फोलिक एसिड का जो प्रोडक्ट है ये कहाँ पर बैक्टीरिया के लिए रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी कि जैसे ही आपकी बॉडी में क्या है? सबस्ट्रेट पाबा, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, किसकी प्रेजेंस में? फोलिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम में। यानी कि पाबा को जुड़ना था फोलिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम से, बनता क्या आपका? फोलिक एसिड। अब ये जो चीजें हैं ये फायदे की भी है, नुकसान की। अब पाबा आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर मान लो फोलिक एसिड बन गया तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर फोलिक एसिड बना, फोलिक एसिड किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो फोलिक एसिड की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा? आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की जगह कि ये पाबा जो है ये ना जुड़े इससे, इसकी जगह क्या जुड़ जाए? इससे ये कॉम्पिटिटिव सल्फा ड्रग जो जुड़ जाए, तो उससे क्या होगा? फोलिक एसिड बनेगा नहीं। जब फोलिक एसिड बनेगा नहीं बैक्टीरिया बॉडी के अंदर, तो बैक्टीरिया क्या होंगे? इन्फेक्शन बढ़ा भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। यानी कि आप बोल सकते हो कि पाबा को, सॉरी, सल्फा ड्रग को एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर किसके लिए यूज किया जाता है? बैक्टीरिया को, यानी कि बैक्टीरिया जैसे पैथोजन से लड़ने के लिए हम यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पे फायदा है कि अगर सल्फा ड्रग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर नहीं होता तो क्या होता? आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया का ग्रोथ और उसका मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जाता। तो उसको रोकने के लिए डॉक्टर क्या कर रहा है? आपको सल्फा ड्रग्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिख सकती हूँ। पहले लाइन लिखने से पहले मैं इसको डिलीट करती हूँ, ये किसी काम का नहीं है। लाइन क्या है बच्चों? लाइन है दैट competitive inhibitor are often used in control of bacteria, in control of bacterial pathogen। कि जो आपके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं, कौन से वाले? सल्फा ड्रग वाले, उनको किस लिए यूज किया जाता है? बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए यूज किया जाता है। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बाद में बच्चा हम किसकी बात कर रहे थे? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की, कि यहाँ पर जो क्या होगा, आपके इनहिबिटर्स हैं वो किसी भी तरह के सबस्ट्रेट से क्या करेंगे? कंपटीशन नहीं करेंगे। यानी कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट जुड़ता है ये वहां पर जाके नहीं जुड़ेंगे, एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ेंगे, ये एक्टिव साइट के अलावा दूसरी जगह पर जुड़ेंगे। अब पहला है इसमें आपका नॉन कॉम्पिटिटिव
इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इसका मतलब इरिवर्सिबल है यानी कि ये जहां पर भी जुड़ेगा, एक्टिव साइट पे तो जुड़ेगा नहीं, एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम के किसी दूसरे पार्ट पर जाकर जुड़ेगा। और जब ये एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम के किसी दूसरे पार्ट पर जाके जुड़ता है तब भी क्या होता है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो क्या करती है, डैमेज हो जाती है। क्या टेम्परेरी डैमेज होती है? नहीं, परमानेंट डैमेज हो जाती है। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इरिवर्सिबल, नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर की। परमानेंट मतलब वो ठीक हो ही नहीं सकती, परमानेंट आपका एंजाइम क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। क्या करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में क्या पढ़ेंगे बेटा हम, कि जैसे ये है आपका क्या, एंजाइम, ये है आपका एंजाइम। अब इससे जुड़ने वाला सबस्ट्रेट क्या है, इस एंजाइम से जुड़ रहा है बेटा ये वाला सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट भी जुड़ेगा, ठीक है, लेकिन यहां पर ये क्या है आपका सबस्ट्रेट। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल क्या है आपकी, नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल है आपका ये वाला पार्ट। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है भाई, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। अब इस एंजाइम का नाम क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर ये जो आपने एंजाइम यूज किया है इसका, ये एंजाइम है आपका कौन सा, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल है यहाँ पर साइनाइड। क्या है बच्चा, साइनाइड। अब ये जो एंजाइम होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है यहाँ पर जिसका नाम है कॉपर बी। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, कॉपर बी प्रेजेंट होता है किसके अंदर, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के अंदर। अब जो इनहिबिटर आप यूज कर रहे हो नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर, वो क्या है, साइनाइड है। यानी कि ये सबस्ट्रेट वाली जगह पर, तो देखो जो इसका शेप है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का, क्या वहां पे सेम वैसी किसी भी तरह की वो प्रेजेंट है आपके एंजाइम में, एक्टिव साइट नहीं प्रेजेंट, यानी कि ये एक्टिव साइट पर जाके तो नहीं जुड़ेगा। तो ये क्या करेगा एंजाइम में, ये दूसरी जगह पर जाके जुड़ेगा। दूसरी जगह पर जाके जुड़ा, इमेजिन करो ये जुड़ गया है यहाँ पर, किस पे, इस जगह पर जुड़ गया है। नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर आपका इस जगह पर जाके जुड़ गया। जैसे ही ये यहाँ पर जाके जुड़ेगा, इरिवर्सिबल है, यानी कि ये क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिव साइट तो बिगड़ेगी भाई, सबस्ट्रेट वाली जगह पर नहीं जुड़ा है, सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ा है, लेकिन एंजाइम से तो जुड़ा है, किसी और जगह पर जुड़ा है। किसी और जगह पर जुड़ने के बाद में भी ये क्या करेगा, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है इसको क्या करेगा, परमानेंटली डैमेज कर देगा। क्या कर देगा बच्चा, ये परमानेंटली एंजाइम की एक्टिव साइट को डैमेज कर देगा। इसीलिए बोला जाता है ना कि जैसे ही साइनाइड खा लेते हैं, साइनाइड जो एक तरह का पॉइजन है, वैसे उसको खाने के बाद में इंसान बचता नहीं है। भाई बचेगा कहाँ से, जब उसकी एंजाइम की एक्टिव साइट परमानेंटली डैमेज हो चुकी है तो उसको इंप्रूव नहीं किया जा सकता, तुम ठीक ही नहीं कर सकते जिस चीज को, तो उससे इंसान बचेगा कैसे। इसलिए साइनाइड पॉइजन खाने के बाद में इंसान बचता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चा, परमानेंट चेंज इन एक्टिव साइट, चेंज इन एक्टिव साइट, परमानेंट चेंज हो गया किसके अंदर, एक्टिव साइट के अंदर परमानेंट चेंज हो गया। जैसे ही नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन सा वाला, इरिवर्सिबल वाला जुड़ा, जिसका एग्जांपल है साइनाइड, किससे जुड़ रहा है, कौन से एंजाइम से जाकर जुड़ रहा है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एंजाइम से जाकर जुड़ रहा है। समझ में आया।
तो इस तरह से क्या होता है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो परमानेंट डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आप जैसे ही कोई भी इंसान, मतलब आपका तो नाम क्यों बोलूं मैं, तुम लोग तो ऐसी गलती करोगे भी नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, तुम्हें अपने आप पे ट्रस्ट है कि तुम मेहनत करोगे, कभी कोशिशों से हार नहीं मानोगे और हार्ड वर्क करते रहोगे। फेलियर लोगों को मिलते हैं लाइफ में, लेकिन फेलियर का मतलब ये नहीं कि हम किसी भी गलत रास्ते पर चले जाएं। हो सकता है आप जिस चीज में उलझे पड़े हो उस चीज के लिए आप नहीं बने हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी भी चीज के लिए नहीं बने हो। जो भी है आपके अंदर टैलेंट, उसको टाइम से पहचानो और उस फील्ड में अपनी मेहनत करो। लेकिन कभी भी अगर कभी कभी हम क्या करते हैं, हार्डवर्क तो कर रहे होते हैं लेकिन किसी गलत डायरेक्शन में कर रहे होते हैं, इसलिए हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एंजाइम है, एंजाइम का नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। इससे जो नॉन कम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर आकर जुड़ रहा है उसका नाम है साइनाइड। ये क्या करता है, परमानेंटली चेंज करता है किसकी, एंजाइम की एक्टिव साइट में, जिसकी वजह से साइनाइड जो पॉइजन है उसको खाने से लोगों की डेथ हो जाती है, यानी कि इंसान मर जाता है। तो नॉन कम्पिटिटिव इरिवर्सिबल के बारे में पढ़ लिया हमने। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, अब हम डिस्कस करते हैं नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल के बारे में। नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल, ठीक है। इसका मतलब ये कि नॉन कम्पिटिटिव है, यानी कि ये भी सबस्ट्रेट से क्या करेगी, कंपटीशन नहीं करेगी, लेकिन ये क्या है, रिवर्सिबल वाले इनहिबिटर्स हैं। रिवर्सिबल है यानी कि एंजाइम की एक्टिव साइट अगर खराब होगी भी, डैमेज होगी भी, तो क्या होगा, टेम्पररी टाइम के लिए होगी, उसके बाद में उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इमेजिन कि ये है आपका एंजाइम, क्या है बच्चा, ये आपका एंजाइम है, ठीक है। अब ये जो रिवर्सिबल वाला होता है बच्चा, इसमें क्या होता है, एलोस्टेरिक साइड होती है। एलोस्टेरिक साइड क्या होती है, ऐसी साइड जहां पर एंजाइम जो है उसमें एक्स्ट्रा ऐसी साइट होती है एक्टिव साइट के अलावा, जहां पर क्या होते हैं, इनहिबिटर्स आकर जुड़ जाते हैं। तो इस साइट को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट पर जब इनहिबिटर जुड़ता है तो किसी भी तरह से एक्टिव साइट में क्या करता है, एक्टिव साइट के क्या की जगह पर जाके नहीं जुड़ेगा, यानी कि एक्टिव साइट को डैमेज तो करता है लेकिन परमानेंटली डैमेज नहीं करता है। तो ये वाली जो जगह है, ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है बेटा, एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। और ये है आपकी क्या, एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट के अलावा, एक्टिव साइट के अलावा जो दूसरी साइट प्रेजेंट होती है किसी एंजाइम के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। समझ में आ गया। अब इस एक्टिव साइट से हमें क्या बनाना था, इस एंजाइम से जुड़ने वाला था आपका क्या, सबस्ट्रेट। यह है आपका सबस्ट्रेट। अब एंजाइम कौन सा लिया है हमने एंजाइम जो है यूज किया है उसका नाम है फोस्फो फ्रक्टोकाइनेज। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम हमने यूज किया है यहाँ पर। अब जब फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम हमने यूज किया है, एंजाइम का नाम है ये तो, और ये यहाँ पर जो जुड़ेगा, यहाँ पे क्या होगा, इनहिबिटर होगा, जैसे कि एंजाइम जुड़ गया यहाँ पे, सॉरी एटीपी यहाँ पर जुड़ा, क्या है, एक एटीपी यहाँ पर जाके जुड़ गया एंजाइम से। तो ये देखो यहाँ पे ये एटीपी जुड़ा, जैसे ही ये क्या हुआ, एक एटीपी कौन से एंजाइम के पास में, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम जो है उस पे जाकर एक एटीपी जुड़ गया, यानी कि उसकी एलोस्टेरिक साइट पर जाके जुड़ गया। तब भी क्या होगा, आपकी जो ये एंजाइम की एक्टिव साइट है ये क्या होगी बच्चा, डैमेज हो जाएगी। एंजाइम की एक्टिव साइट जो होगी डैमेज हो जाएगी, लेकिन ये एक्टिव साइट क्या होगी जो डैमेज होगी, ये परमानेंट डैमेज नहीं होगी, इसमें क्या होंगे, टेम्परेरीली चेंज आएंगे, टेम्परेरी
चेंज इन एक्टिव साइट। रिवर्सिबल का मतलब है कि रिवर्सिबल क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव साइट के अलावा जो दूसरी साइट प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट भी क्या होती है, एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो टेम्परेरी चेंज का मतलब है कि कुछ टाइम के लिए चेंजेस होंगे। जैसे ही आप सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ाओगे, सबस्ट्रेट का नंबर बढ़ने के बाद में क्या होगा, ये जो एलोस्टेरिक साइट है उस जगह पर जाके किसी भी तरह का इनहिबिटर नहीं जुड़ेगा, यानी कि ये जो सबस्ट्रेट है, और सबस्ट्रेट कौन सा यूज करना है यहाँ पर, सबस्ट्रेट का नाम है आपका फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट सबस्ट्रेट किससे जुड़ता है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम से, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम से जुड़ता है। लेकिन वहां पर अगर फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज से एक एटीपी जुड़ जाता है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और जब प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट पर जाके इनहिबिटर जुड़ चुका है, नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर जुड़ चुका है। समझ में आया। अब इसका एक और मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ, किसका, कम्पिटिटिव इनहिबिटर वाले का। चलो एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट होती है, मोस्टली एंजाइम्स में एलोस्टेरिक होती है, सब में नहीं होती है, ठीक है। अदर एग्जांपल, जैसे ग्लूकोज से क्या होता है, एटीपी जुड़ी, ग्लूकोज से क्या जुड़ रही है बच्चा, आपके एटीपी जुड़ रही है। तो ग्लूकोज से जब एटीपी, ग्लूकोज और एटीपी आपस में जुड़ते हैं तो वहां पे क्या होता है, ग्लूकोज, एटीपी एक फॉस्फेट ग्लूकोज को देती है, वैसे ही क्या बन जाता है आपका ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है, और एक एटीपी ग्लूकोज को देने के बाद में यहाँ पे क्या बचा, हमारा एडीपी बचा। ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है ये प्रोसेस, ये होता है आपका हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। यहाँ पे जो एंजाइम है वो हेक्सोकाइनेज है, और बन रहा है वो क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन रहा है, यानी कि ग्लूकोज जो है एटीपी से जुड़ता है, एक एटीपी जो है अपना एक फॉस्फेट ग्लूकोज को देने के बाद में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, और लास्ट में एटीपी से एक फॉस्फेट निकलने के बाद में एडीपी बनता है, ठीक है। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में होता है। अब मैंने बोला है कि मोस्टली जगह पर क्या होता है, एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पर इस एग्जाम्पल में किसी भी तरह की एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट नहीं है। अगर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनने के बाद में, क्योंकि रिवर्सिबल है ना, तो जैसे ही नीड होती है तो ये क्या करता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जाके हेक्सोकाइनेज से जुड़ जाएगा, और हेक्सोकाइनेज से जुड़ने के बाद में वापस सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, रुक जाएगी प्रोसेस। एक बात सुनना मेरी ध्यान से, ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है ये कैसे बना, ग्लूकोज में एक एटीपी के जुड़ने से, ठीक है। एक एटीपी के जुड़ने से जैसे ही ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना, अब बॉडी में क्या हो रहा है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जितनी क्वांटिटी की नीड थी उससे ज्यादा बन गया। तो ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट अब क्या करेगा, हेक्सोकाइनेज में चेंज हो जाएगा, यानी कि हेक्सोकाइनेज के पास में जाएगा, और हेक्सोकाइनेज के पास में जाके ग्लूकोज 6-फॉस्फेट उसकी एक्टिविटी को क्या करेगा, रोक देगा, यानी कि इनहिबिटर का काम तो कर रहा है, और उसे सबस्ट्रेट से कंपटीशन भी नहीं कर रहा है, यानी कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है और रिवर्सिबल है। तो मैंने क्या बोला है कि मोस्टली जो नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल होते हैं इनहिबिटर्स, उनके पास में क्या होती है, एलोस्टेरिक साइट होती है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ऑल एलोस्टेरिक साइट वाले जितने भी इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या है, नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, लेकिन सारे के सारे नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो हैं वो एलोस्टेरिक नहीं है, यानी कि एलोस्टेरिक साइट वाले सारे के सारे इनहिबिटर नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर हैं। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि सारे के सारे नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर्स एलोस्टेरिक नहीं है।
इस ये बात स्टेटमेंट क्लियर है? डेफिनेटली क्लियर है। अब क्या बोल सकती हूँ मैं यहाँ पर, एक लाइन बोल सकती हूँ मैं लास्ट में, और एक बॉक्स बना लेंगे बाद में। तो इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे लिखती हूँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन क्यों बोला है? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इनको पता है मेरी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ती जा रही है तो खुद को ही रोक रहे हैं। या प्रोडक्ट इनहिबिशन। कंफ्यूज मत होना, किस बात में कंफ्यूज नहीं होना, कि जितने भी आपके नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं वो क्या है, क्या सारे के सारे एलोस्टेरिक के नहीं है, कुछ क्या होते हैं प्रोडक्ट इनहिबिशन होते हैं। जैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को लगा कि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है इन सबस्ट्रेट के यूज से, ये एंजाइम के पास में जाके इसकी एक्टिविटी को रोकने का काम कर रहा है, इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ कि ये प्रोडक्ट इनहिबिशन है। समझ में आ गया? आ गया। चलो अब हम जो है हमने फैक्टर्स जो किसको एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं उसमें देख लिया, टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, उसके अलावा आपके इनहिबिटर्स हैं। इनहिबिटर्स में भी कौन कौन से हैं हमने कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव पढ़ लिए। नॉन कम्पिटिटिव वाले मुझे पता है कि आपकी किसके अंदर, आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, सारी चीजें मॉड्यूल्स और एनसीईआरटी में नहीं मिलती है, कुछ चीजें हम अपने लिए भी बचा के रखेंगे। तो फिर भी जिसको पढ़ना है वो पढ़ लो, किसी को लग रहा है कि तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, आपने क्यों पढ़ा दिया मैम, तो वो सिंपल सी चीज़ है कि मुझे लगा होगा कि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं किसके बारे में, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब तक ऑलमोस्ट एंजाइम की 6 क्लासेस बनी है, यानी कि एंजाइम्स को 6 क्लासेस में क्या किया है हमने, डिवाइड किया है, और 4 to 13 सब क्लास में डिवाइड किया है। क्या बोला मैंने कि एंजाइम्स को हमने किस में, एंजाइम्स को हमने 6 क्लासेस में क्या किया है, डिवाइड किया है, 6 क्लासेस में डिवाइड किया है, और कितना 4 to 13 सब क्लास में डिवाइड किया है। 6 क्लासें बनी हुई हैं अब तक एंजाइम्स की, और 4 से 13 सब क्लासेस बनी हुई है, और बहुत सारी ढेरों सब क्लास बनी हुई है, यानी कि 6 क्लासेस हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक में भी और आपके सिलेबस में, वो इंपॉर्टेंट है। और इन 6 क्लासेस को आपको क्या करना है, लाइन से याद करना है। क्या करना है बेटा, लाइन से याद करना है, एज इट इज याद करना है, और इसके लिए ट्रिक है ऑथलील। क्या है बच्चा, ट्रिक है ऑथलील। आगे पीछे नहीं करना है कि तुम ऑक्सीजन को लास्ट में ले जाओ और एल्फोल लाइन को आगे लेके आ जाओ, नहीं। ऑथलील का मतलब है, ओ का मतलब है ऑक्सीडो रिडक्टेज, टी का मतलब है ट्रांसफरेज, एच का मतलब है हाइड्रोलाइज, एल का मतलब है लाइज, आई का मतलब है आइसोमरेज, और फिर से एल का मतलब है लाइगेज। तो इनको क्या करना है, हमें लाइन से याद करना है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम लाइन से क्यों याद करना है, उसका एक रीजन है कि तुम लाइन से याद करोगे तो तुम्हारे लिए क्या होगा, थोड़ा सा इजी रहेगा। अब तुम सोच रहे होगे क्या इजी रहेगा मैम, कि जब तुम इनका नॉमेनक्लेचर मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स का पढ़ रहे होंगे तो तुम्हें ठीक से याद रहेगा इस ट्रिक के थ्रू, क्योंकि लाइन से क्या हो रही है चीजें समझ में आएंगी, आगे पीछे पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओ से, ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब ऑक्सीडो रिडक्टेज जो एंजाइम है उसमें नाम से ही पता चल रहा है कि किसी का तो क्या होगा, कोई एक ग्रुप होगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा कुछ होगा जिसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस अब साथ साथ होता है। तो इस टाइप के एंजाइम कहाँ पर यूज होते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम इस तरह के प्रोसेस में यूज होते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम नंबर 1 इज ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। अब ऑक्सीडेशन किसका होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसी का दूसरा नाम है डिहाइड्रोजिनेस।
डी हाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम या फिर डी हाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब देखो कोई जैसे एस सबस्ट्रेट है, ठीक है, और आपके पास में एक और सबस्ट्रेट है जिसका नाम है एस डैश है। अब इसमें से क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। तो जो चीज दे सकता है, जिसके पास में होगा प्रोटॉन होगा, H+ आयन होगा, वही क्या करेगा, दे सकता है, यानी कि रिड्यूस कर सकता है। तो जो रिड्यूस कर सकता है अपने आप को, जहां पे चीजें छूटेंगी उसी का ऑक्सीडेशन होगा, और जो एक्सेप्ट करेगा उसका रिडक्शन होगा। देखिए इधर, मतलब ऑक्सीडाइज होगा। देखिए ये जो S है ये क्या करता है, रिड्यूस कर सकता है। रिड्यूस कर सकता है, क्या क्या रिड्यूस कर सकता है, ये रिड्यूस कर सकता है बच्चा आपके, रिड्यूस करने के लिए या तो हाइड्रोजन होगा या फिर H+ आयन होगा या फिर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब ये रिड्यूस करेगा और ये S डैश जो है ये क्या करेगा, गेन करने का काम करेगा, यानी कि ये ऑक्सीडाइज्ड करेगा। तो जिसमें से चीजें निकलती है, H+ आयन जो रिड्यूस करेगा, देने का काम करेगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यानी कि यहाँ पे S जो है इसका क्या हुआ, ऑक्सीडाइजेशन, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ। और ये जो आपका है क्या, S डैश, इसका क्या हुआ, ये रिड्यूस्ड हुआ। S डैश जो था वो रिड्यूस्ड हुआ, इस तरह से प्रोडक्ट बना। क्या बोला मैंने अब तक, मैंने सबसे पहले बताया किसके बारे में, मैंने बताया ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम के बारे में। इसमें क्या है, ये जो S सबस्ट्रेट है, कोई भी S सबस्ट्रेट है, वो क्या हो रहा है, उसके पास में H+ आयन प्रेजेंट है, यानी कि देने के लिए रेडी है, रिड्यूस करने के लिए रेडी है। और ये जो S डैश है ये क्या करने के लिए, ऑक्सीडाइज होने के लिए रेडी है, यानी कि उस चीज को पकड़ने के लिए रेडी है। तो जहां से H+ आयन्स निकलते हैं उस सबस्ट्रेट का या उस मॉलिक्यूल का क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है। और जहां पर S+ जो आयन होते हैं, सॉरी, और जो प्रोटॉन को गेन करने का काम करते हैं, उनका क्या होता है, वो रिड्यूस्ड होते हैं, यानी कि S डैश रिड्यूस्ड। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल है आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और दूसरा सबस्ट्रेट है आपका आइसोसिट्रेट। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एक तो सबस्ट्रेट ये है आपका, दूसरा सबस्ट्रेट है आपका आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये कहाँ पे, आइसोसिट्रेट सबस्ट्रेट है आपका और NAD+ आपका सबस्ट्रेट है। तो आइसोसिट्रेट और NAD+ में से आइसोसिट्रेट से क्या होगा बच्चा, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेंगे और ये NAD+ जो है इसके साथ में जुड़ जाएंगे। और ये आइसोसिट्रेट जो है वो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिलीज करने के बाद में किस में, ऑक्जेलोसक्सीनेट में चेंज हो जाएगा, ऑक्जेलोसक्सीनेट में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या हुआ, NADH2 बना, NADH ये प्लस, ठीक है। तो एक एग्जांपल है आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एक एग्जांपल है आपका। दूसरे अभी साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज देखो यहाँ पर पढ़ के आए हम। हाँ चलो यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल है आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, दूसरा एग्जांपल है आपका क्या, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक तरह का क्या है आपका, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है। इसमें क्या हो रहा है, आइसोसिट्रेट एक सबस्ट्रेट है आपका, दूसरा सबस्ट्रेट है NAD+। आइसोसिट्रेट के पास में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। जैसे ही इसने 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज किए, ये किसमें, ऑक्जेलोसक्सीनेट में चेंज हो गया। और 2 हाइड्रोजन किसने, NAD+ ने क्या किए, गेन किए, तो ये NADH2 में, NADH+ में क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। यानी कि ये जो आइसोसिट्रेट है इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। आइसोसिट्रेट का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है।
और NAD+ का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। समझ में आ गया कि इस तरह से आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम काम करता है कि एक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे सबस्ट्रेट का क्या होगा, रिडक्शन होगा। दूसरा जो एग्जाम्पल है, दूसरी क्लास जो है आपकी वो किसके बारे में बता रही है, देखना बच्चा। दूसरा एंजाइम है आपका ट्रांसफरेज एंजाइम। ट्रांसफरेज एंजाइम, ट्रांसफरेज एंजाइम में क्या होगा, ग्रुप्स का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि ट्रांसफर कैसे होगा, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, ट्रांसफरेज का है ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी ग्रुप्स का ट्रांसफर जो करेंगे एंजाइम्स, उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, अब देखो इधर यहाँ पे ध्यान से क्या हुआ, जैसे इस सबस्ट्रेट के साथ में कोई भी एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक और सबस्ट्रेट है आपका S-, तो क्या हुआ, ग्रुप का ट्रांसफर होगा, यानी कि इस वाले सबस्ट्रेट से ग्रुप को छोड़कर ट्रांसफर करवाएंगे इस वाले सबस्ट्रेट के पास में, तो यहाँ पर क्या होगा, S+S'G, ये आपका क्या बना, प्रोडक्ट बना, यानी कि क्या होगा, ग्रुप का एक ट्रांसफर हो गया। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल क्या है, ट्रांस अमाइनेज एंजाइम, ट्रांस अमाइनेज एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज में क्या हुआ था, अभी पढ़ के आए हम, हेक्सोकाइनेज में आपका किसी भी तरह का हाइड्रोजन जो था वो ट्रांसफर नहीं हुआ था। हेक्सोकाइनेज के अंदर क्या ट्रांसफर हुआ था, हेक्सोकाइनेज में देखिए इधर ग्लूकोज था आपका, इससे क्या जुड़ रहा था, ATP। अब यहाँ पर 3 ATP के मॉलिक्यूल से इसमें से एक ATP का मॉलिक्यूल इसके साथ में जुड़ गया था, तो यहाँ पर बना था क्या आपका, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये हेक्सोकाइनेज, यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज और ATP से क्या हुआ था, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट प्लस ADP, यही हुआ था। यानी कि हाइड्रोजन को छोड़कर यहाँ पे क्या हुआ था, हाइड्रोजन को छोड़ के आपका जो फॉस्फेट था, फॉस्फेट, उस ग्रुप का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ है। तो मैंने क्या बोला है कि ऑक्सीडो रिडक्टेज में तो H+ आयंस, हाइड्रोजन आयंस को क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, एक जगह से निकल रहा है, एक जगह पे जुड़ रहा है। लेकिन ट्रांसफरेज जो एंजाइम है इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो ग्रुप होंगे उसका क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, फॉस्फेट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका ट्रांसफरेज एंजाइम। नंबर 3 पे है बच्चा आपका हाइड्रोलाइज एंजाइम। कौन सा है बच्चा, नंबर 3 इज हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज एंजाइम। अब ये जो हाइड्रोलेज एंजाइम है ये क्या करने का काम करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा। हाइड्रोलाइसिस जैसे लिपिड वगैरह का, और हाइड्रोलाइसिस एंजाइम का एग्जाम्पल है लाइपेज लिपिड का करने वाले, प्रोटीएज प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रोलाइसिस करेंगे किसका, लिपिड का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का। तो इस टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम बोलते हैं। नंबर 4 पे बच्चा आपका लाइएज। लाइन से क्यों याद रखने, आप समझ में आ रहा है, एक जगह पे क्या हो रहा था, 2 सबस्ट्रेट थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, दूसरी जगह पर हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। थर्ड पे हाइड्रोलेज क्या कर रहा है, हाइड्रोलाइसिस करने का काम कर रहा है। किसका हाइड्रोलाइसिस, लिपिड वाला करेगा हाइड्रोलाइसिस, तो उस एंजाइम का नाम है लाइपेज। प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस होगा तो प्रोटीएज करेगा, कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस होगा तो कार्बोहाइड्रेट्स करेगा। लाइएज जो एंजाइम है ये क्या काम करता है, देखो ये क्या करेगा, ग्रुप को रिमूव करने का काम करेगा। तो रिमूवल ऑफ ग्रुप, कैसे रिमूव होंगे ग्रुप, बाय मैकेनिज्म रिमूवल और ग्रुप बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस। एंड leaves
यहाँ पे क्या हो रहा था, हाइड्रोलेज में हाइड्रोलाइसिस हो रहा था, ठीक है, लिपिड्स का, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट का। लाइएज में क्या होगा, लाइएज में भी ग्रुप रिमूव होगा लेकिन हाइड्रोलाइसिस से नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगी वो कोई दूसरी मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, ग्रुप्स के रिमूवल होंगे, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल या कुछ भी हाइड्रोजन आयन वगैरह, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सब चीजें तुम हटाओगे लेकिन हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। और जैसे ही क्या होगा, लाइएज एंजाइम यूज होगा, वहां पे हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, दूसरी चीज की सिंगल बॉन्ड की जगह पे क्या होगा, क्योंकि कोई चीज हटेगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, भाई वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड आएगा। तो देखना यहाँ पे जैसे ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है बच्चा, 4 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी इसकी 4 वैलेंसियों पे कोई भी क्या जुड़ा हुआ है, किसी भी तरह का आप मैं बोल सकती हूँ कि कोई ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है। अब ये एक्स और वाई ग्रुप को किसकी, लाइएज एंजाइम की प्रेजेंस में मैं कोई मैकेनिज्म यूज कर रही हूँ जिसकी वजह से इन ग्रुप्स को मैं क्या कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ। तो जैसे ही ये ग्रुप रिमूव होंगे, ये एक्स और वाई ग्रुप क्या हुआ, अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, वैलेंसी तो कंप्लीट करनी है भाई, कार्बन की क्या करनी है, वैलेंसी तो कंप्लीट करनी है। ये वैलेंसी है। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 3 है, क्योंकि एक्स और वाई जो ग्रुप था वो क्या हो गया, अलग हो गया लाइएज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया कार्बन के बीच में, यानी कि क्या बोला है, रिमूवल ऑफ ग्रुप बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस को छोड़ के किसी दूसरी मैकेनिज्म को हम यूज कर रहे हैं ग्रुप को रिमूव करने के लिए, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, लाइएज एंजाइम की प्रेजेंस में। और लास्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड छूटने का काम हो रहा है, डबल बॉन्ड छूट रहा है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है आपका एल्डोलेज। लाइएज में जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल कौन सा है बच्चा, आपका एल्डोलेज। चलिए 4th नंबर हो गया। नंबर 5th पर है आपका कौन सा एंजाइम, आइसोमरेज। ऑथलील के अकॉर्डिंग 5वें नंबर पर कौन सा भाई, कौन सा है, ऑथलील। नंबर 5 आई से आइसोमरेज, आइसोमर्स बनेंगे यहां पर, आइसोमरेज एंजाइम। आइसोमरेज एंजाइम क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। आइसोमर्स का फॉर्मेशन कैसे होगा देखना है यहाँ पर, जैसे है आपका एग्जांपल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्या है बच्चा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये किस में बदल रहा है, ये आइसोमर में बदल रहा है अपने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है, यानी कि आइसोमर बना रहा है, किसकी प्रेजेंस में बनाएगा, फोस्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो फोस्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या है, एक तरह का आइसोमरेज है जो आइसोमर्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल आपने यूज किया है, और ये आइसोमर्स ऐसा नहीं है कि हमेशा फ्रक्टोज, ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आप क्या कर सकते हो, ग्लूकोज भी बना सकते हो। तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज लिया है उसका नाम मैं आपको बता देती हूँ कि ये एंजाइम है आपका फोस्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम। और फोस्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, क्या है, एक तरह का आइसोमरेज एंजाइम है, यानी कि आइसोमर्स बनाने का काम कर रहा है। समझ में आई ये बात, मैं पढ़ाऊं और तुम्हें समझ में ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। लास्ट में बचता है आपका कौन सा, लाइगेज। इसको भी यहीं पे लिखा दूं क्या, आ तो सकता है, वैसे एक ही पेज में हो जाएगा सब कुछ। नंबर 6 पर जो एंजाइम है, नंबर 6 वाला लाइगेज, यहाँ लिखा देती हूँ, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, बॉन्ड बनाने का काम करता है। क्या करता है, ये बॉन्ड बनाने का काम करता है। जैसे कि आपका कार्बन का जो है बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, तो कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ के रख दिया, यानी कि कंबाइंड मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है और ग्रुप्स को नहीं। कंबाइंड मॉलिक्यूल्स by formation of bonds।
कंबाइन मॉलिक्यूल्स बाय फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, जैसे कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में जोड़ दिया, कार्बन को नाइट्रोजन के साथ में जोड़ दिया, या कार्बन ने सल्फर के साथ बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन के साथ में बना लिया, इस तरह से। अब कार्बन नहीं, फॉस्फोरस भी ले सकते हो यहाँ पे, PO। और ऐसा कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो एंजाइम करते हैं ऐसा? सिट्रेट सिंथेसिस, और DNA लाइगेज। सिट्रेट सिंथेस और DNA लाइगेज, ये कौन सा एग्जाम्पल है आपका? सॉरी, मतलब कौन सा एंजाइम है आपका? लाइगेज एंजाइम है। तो इस तरह से हम अब तक कितनी 6 किसके बारे में? एंजाइम की 6 क्लासेस के बारे में देख चुके हैं। पहला है ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरा है आपका कौन सा? ट्रांसफरेज, और उसके बाद में हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज के बाद में है लाइएज, लाइज के बाद में है आइसोमरेज, और लास्ट में है लाइगेज। स्टार्टिंग वाला ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा रहा था, दूसरा ग्रुप को ट्रांसफर करवा रहा था। हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलिस करवा रहा था। लाइज क्या करवा रहा था? हाइड्रोलाइसिस को छोड़ के दूसरे मैकेनिज्म से ग्रुप को रिमूव करवा रहा है। ग्रुप को रिमूव करवा रहा है यानी कि वो क्या कर रहा है? वहां पे डबल बॉन्ड छोड़ रहा है। फिर उसके बाद में आइसोमरेज आइसोमर्स बनाने का काम कर रहा है, और लाइगेज क्या कर रहा है आपका? कुछ मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर रहा है, किसके थ्रू? बॉन्ड्स को बनाने के थ्रू। इसका एग्जांपल है सिट्रेट सिंथेसिस और DNA लाइगेज एंजाइम। ठीक है, अभी तक हमने जो है सिर्फ आपके एंजाइम्स की क्लासेस के बारे में डिस्कस और किया है कि 6 क्लासेस होती है एंजाइम की। अब क्या होता है? एक नंबर है आपके NCERT में एक नंबर बताया गया है कि एंजाइम को मेंशन करने के लिए 4 डिजिट को उसने यूज किया है। एंजाइम्स को लिखने के लिए क्या होता है? 4 डिजिट नंबर्स की नीड होती है। फोर डिजिट नंबर्स की रिक्वायरमेंट है। अब ये जो 4 डिजिट नंबर हैं, इसको हम किससे? एंजाइम्स की जो नंबर्स हैं इनको शो करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं EC। EC का मतलब क्या है? एंजाइम कमीशन। एंजाइम नंबर नहीं है बेटा, ये है एंजाइम कमीशन। एंजाइम कमीशन टर्म यूज हुई है आपके NCERT में। 4 डिजिट नंबर कौन कौन से बच्चा? 4 डिजिट नंबर है आपका 3, 2, 1, 7। 3217। अब ये 3217 क्या डिनोट कर रहा है? 3 जो है आपका वो बता रहा है क्लास, कि एंजाइम की क्लासेस को 3 नंबर क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। 2 का मतलब है यहाँ पर सब क्लास, 1 सब क्लास। मैंने कहा था ना एंजाइम को बहुत सारी सब क्लास में क्या किया है? डिवाइड किया है। और 7 नंबर जो है आपका ये बहुत स्पेशल है। 7 नंबर किसको? सीरियल नंबर को शो करता है। सीरियल नंबर इन इट्स सब क्लास। क्या बोला बेटा मैंने बोला है कि जो आपके एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चा? आपके एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम कमीशन के अकॉर्डिंग किसमें? 4 डिजिट में हम उनको शो करते हैं, जिनको हम एंजाइम नंबर नहीं एंजाइम कमीशन बोलते हैं। इसमें 3217 है। 3 किसको बता रहा है? क्लासेस को। कौन सी क्लासेस को? जो हाइड्रोलाइजेज वाली क्लासेस है उनको बता रहा है, यानी कि हाइड्रोलेज वाली क्लासेस को आपका 3 नंबर जो है वो बता रहा है। 3 नंबर कौन सी क्लासेस को? हाइड्रोलेज क्लासेस को। ठीक है, और ये जो 2 है वो सब क्लास को। मैंने बताया था ना एंजाइम को 6 क्लासेस में, 4 से 13 सब क्लासेस में, और बहुत सारी सब क्लासेस में। तो क्लास, सब क्लास और 7, यानी कि सब क्लास के भी अंदर क्या है? सीरियल नंबर आपके प्रेजेंट है, उनको क्या डिनोट कर रहा है? सीरियल नंबर बता रहा है 7 लास्ट में। ठीक है, अब एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं? उस बेसिस पर एंजाइम जो है 2 तरह के होते हैं। कौन से एंजाइम? एक होते हैं सिंपल एंजाइम
और एक होते हैं आपके कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने हैं, प्रोटीन पार्ट से मिलकर बने हैं, वो सिंपल एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम की जो प्रोटीन के अलावा किसी और कोफैक्टर से या फिर किसी और आयन वगैरह कुछ प्रेजेंट है, कोई और ग्रुप प्रेजेंट है, तो प्रोटीन के अलावा भी अगर कोई और ग्रुप प्रेजेंट है तो इस टाइप के एंजाइम्स को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। तो देखिए यहाँ पर एंजाइम्स के टाइप में आपको बताती हूँ। एंजाइम्स नंबर 1 है सिंपल एंजाइम और नंबर 2 पर है आपका कॉन्जुगेटेड एंजाइम। क्या बताया मैंने सिंपल एंजाइम में? सिंपल एंजाइम बच्चा मैं बोल रही हूँ कि किससे मिलकर बने होते हैं? ओनली प्रोटीन पार्ट। जैसे कि सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने हुए एंजाइम के एग्जांपल है आपके पेप्सिन, ट्रिप्सिन वगैरह जो एंजाइम्स हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन पार्ट से तो मिलकर बने ही हैं, लेकिन प्रोटीन के अलावा भी कुछ और पार्ट से मिलकर बने हैं। प्रोटीन पार्ट जो होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स का, उसको प्रोटीन पार्ट को हम टर्म यूज करते हैं एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन जो चीजें होती हैं उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, तो यानी कि एपो एंजाइम का मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? आपका प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट है, और कोफैक्टर का मतलब है नॉन प्रोटीन पार्ट जो है आपका। अब ये जो कोफैक्टर्स हैं ये भी क्या होते हैं? 3 तरह के होते हैं, जैसे कि कोएंजाइम्स हो गया, मेटल आयन हो गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि एंजाइम्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंपल एंजाइम जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट से मिलकर बने होते हैं, यानी कि प्रोटीन से मिलकर बने हैं, एग्जांपल पेप्सिन और ट्रिप्सिन। लेकिन जो प्रोटीन के अलावा किसी और पार्ट से मिलकर बने होते हैं उन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स बोलते हैं। अब इन कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में जो प्रोटीन पार्ट है उसके लिए हम एक टर्म यूज कर रहे हैं एपो एंजाइम, लेकिन जो प्रोटीन पार्ट नहीं है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, उसके लिए हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं? कोफैक्टर्स। अब ये जो कोफैक्टर्स हैं आपके, नेक्स्ट देखिए, कोफैक्टर्स हैं, ये भी क्या हो रहे हैं? 3 तरह के होते हैं। कोफैक्टर्स क्या होते हैं बच्चा? 3 तरह के होते हैं। इस कोफैक्टर में 3 तरह के होते हैं। तो पहला है कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, लूजली पैक्ड होंगे। एक है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और एक है आपका मेटल आयन। ठीक है, चलिए कोएंजाइम्स के बारे में सबसे पहले लिखते हैं हम। कोएंजाइम क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली बाउंड या लूजली पैक्ड, लूजली बाउंड होते हैं। और कोएंजाइम्स में क्या होता है?
लूजली बाउंड होते हैं और टेम्परेरीली यानी कि ट्रांजिएंट वर्ड यूज किया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, टेम्परेरीली बाउंड एट द टेम्पररी बाउंड होते हैं कब? एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन हो रही होगी तब थोड़ा झूठ मूठ का जुड़ जाएंगे, एट द टाइम ऑफ रिएक्शन। और मोस्टली ये क्या होते हैं? मोस्टली दे आर विटामिन डेरिवेटिव, दे आर विटामिन डेरिवेटिव, विटामिन के डेरिवेटिव्स होते हैं। अभी मैं नायासिन वगैरह के B12 और B3 वगैरह के एग्जांपल बताऊंगी कि ये विटामिन के डेरिवेटिव होते हैं, डेरिवेटिव, ठीक है। क्या? कोएंजाइम की, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, दूसरा लूजली बाउंड होंगे, और रिएक्शन जब हो रही होगी उस टाइम पर टेम्पररी टाइम के लिए, ट्रांजिएंट टाइम के लिए क्या होंगे? ये जुड़ेंगे, और मोस्टली क्या होते हैं? विटामिन के डेरिवेटिव्स होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप में मैं आपको बताती हूँ क्या है। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और दूसरी बात कि ये बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड, टाइटली बाउंड। मेटल आयन क्या है? इधर देखिए, मेटल आयन के बारे में बताती हूँ मैं आपको। इसमें जो एंजाइम का सबस्ट्रेट होता है, इनऑर्गेनिक एंजाइम सबस्ट्रेट, इनऑर्गेनिक एंजाइम सबस्ट्रेट होता है और लूजली बाउंड होता है। यानी कि क्या होगा? एंजाइम से कुछ आयन्स यहाँ पर जुड़ेंगे, एंजाइम से आयन जुड़ेंगे, जैसे कि जिंक प्लस जो आयन है ये क्या है? एक तरह का मेटल आयन है। कहाँ पर यूज होता है? फैक्टर ऑफ मेटल आयन, फैक्टर ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम्स। जैसे ये कोई एंजाइम है ऐसे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बच्चा? ये जुड़ रहा है, ठीक है। अब ये जो जुड़ रहा है ये क्या है? जैसे आपका मैग्नीशियम आयन है। मैग्नीशियम का आयन कहाँ होता है ये मैं बता रही हूँ। यानी कि कोफैक्टर्स 3 तरह के होते हैं, कोएंजाइम्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटल आयन। कोएंजाइम्स ऑर्गेनिक पार्ट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कोएंजाइम्स की तरह, लूजली बाउंड होता है, और जब रिएक्शन हो रही होती है उस टाइम पे टेम्पररी ये क्या होते हैं? जुड़ते हैं। यानी कि ये क्या है? एंजाइम्स जो हैं कॉन्जुगेटेड में जो फैक्टर है, नॉन प्रोटीन पार्ट, कौन सा वाला? कोएंजाइम्स, उसमें ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो क्या है? एक तरह के विटामिन डेरिवेटिव्स हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। याद रखने वाली बात क्या है कि ये टाइटली बाउंड होता है, ये वाला लूजली बाउंड हो रहा था। मेटल आयन क्या होते हैं? प्रॉपर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होते हैं, ये भी लूजली बाउंड होते हैं, जैसे कोएंजाइम आपके लूजली बाउंड हो रहे थे। जिंक प्लस आयन, मैग्नीशियम आयन हो सकता है, जिंक प्लस आयन हो सकता है, अलग अलग टाइप के आयन हो सकते हैं। तो जो जिंक प्लस आयन है वो एक तरह का मेटल आयन है। किसका फैक्टर है? ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो एंजाइम है। यानी कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो एंजाइम है वो सिंपल एंजाइम नहीं है, वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है। और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो एंजाइम है वहां पर कॉन्जुगेटेड में जो आपका कौन सा नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कौन सा है? मेटल आयन। और मेटल आयन में भी कौन सा है? जिंक प्लस आयन है, Zn+2, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स किसके मैं बता रही हूँ आपको, कुछ एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं बच्चा। चलिए, कोएंजाइम्स के एग्जांपल्स देखिए। जैसे कि एग्जांपल्स है NAD+ और NADP+। NAD+ और NADP+, ये कोएंजाइम्स जो है वो नायासिन, जो क्या है आपका विटामिन B3 का डेरिवेटिव है। मैंने बताया था कि ज्यादातर जो कोएंजाइम्स हैं वो विटामिन के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं वो NAD+ या NAD+ होता है, NADP+ होता है। दूसरा है आपका कोएंजाइम FMN और FAP, FAD,
FMN और FAD जो है वो किसका, राइबोफ्लेविन का। किसका बच्चा, राइबोफ्लेविन जो है आपका एंजाइम, ये क्या होता है, विटामिन B2 का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो कोएंजाइम समझ में आ गया। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल मुझे लिखवाना है, लेकिन उसके लिए क्या होगा बच्चा, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, मतलब चीज़ों को खिसकाना पड़ेगा इधर से उधर। चलिए, कोएंजाइम्स देख लिया हमने, NAD प्लस और NADP प्लस जो है वो कोएंजाइम है, किसके डेरिवेटिव है, ये नायासिन विटामिन B3। ठीक है, और FMN FAD जो है ये क्या है, कोएंजाइम है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2। यहाँ तक समझ में आ गया। प्रोस्थेटिक ग्रुप की हम बात कर रहे थे। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और ये जो आपका मेटल आयन वाला पार्ट है इसको इधर शिफ्ट करते हैं। चलिए, अब ठीक है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप वाले एंजाइम का मैं क्या बता रही हूँ आपको, एग्जाम्पल बता रही हूँ। हिम ग्रुप, इसका एग्जाम्पल क्या है, हिम ग्रुप। हिम ग्रुप इज प्रोस्थेटिक ग्रुप किसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये, पर ऑक्सीडेज एंजाइम का, पर ऑक्सीडेज एंड कैटेलेज। क्या हुआ, H2O परोक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में H2O और ये हाफ O2 इस तरह से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये टाइटली बाउंड होते हैं, जैसे कि हिम ग्रुप के अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कौन कौन से हैं, परोक्सीडेज एंड कैटेलेज एंजाइम। यानी कि परोक्सीडेज और कैटेलेज जो एंजाइम्स हैं वो क्या है, एक तरह के कॉन्जुगेटेड टाइप के एंजाइम्स हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट की जगह पर प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया। अब लास्ट में है आपका मेटल आयन। क्या है बच्चा, मेटल आयन। तो मेटल आयन में देखिए इसका एग्जांपल कि Zn+2 जो था वो तो किसका, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम का फैक्टर है। ठीक है, इसके अलावा होता है आपका मैग्नीशियम आयन Mg+2। Mg+2 इज मेटल आयन कोफैक्टर ऑफ हेक्सोकाइनेज। किस किस का कोफैक्टर है, Mg+2 हेक्सोकाइनेज का, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पाइरुविक एसिड, काइनेज, रूबिस्को और पेप्केस। ठीक है, तो मेटल आयन में एक तो जिंक प्लस आयन है जो किसका कोफैक्टर है, आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम का। लेकिन मैग्नीशियम आयन किसका कोफैक्टर है, काफी सारे एंजाइम्स का कोफैक्टर है मैग्नीशियम आयन।
हेक्सोकाइनेज का, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पाइरुविक एसिड, काइनेज, रुबिस्को वगैरह, इन सब एंजाइम्स के। यानी कि एंजाइम्स में सिंपल जो एंजाइम्स हैं उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं कि प्रोटीन से मिलकर बने, लेकिन जितने भी कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स हैं वहां पर कोफैक्टर की तरह, एज अ कोफैक्टर नॉन प्रोटीन जो पार्ट है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अब वो क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे तो उन कोफैक्टर्स को हम बोलेंगे को एंजाइम। अगर वहां पर क्या होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, तो वो क्या है आपका कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला कोफैक्टर है। और एक होते हैं आपके मेटल आयन, यानी कि जिंक प्लस आयन हो सकते हैं, मैग्नीशियम आयन हो सकते हैं, और भी काफी सारे आयन हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइनली ये चैप्टर जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स वाला था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बायोमोलिक्यूल्स से बिल्कुल छुटकारा मिल चुका है, यानी कि ये लास्ट लेक्चर था हमारा बायोमोलिक्यूल्स का। एंजाइम्स को हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है, उसकी हमने इंट्रोडक्शन भी देखा, नोमेनक्लेचर देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स देख लिया, क्लासेस देख ली, कहाँ पर यूज होते हैं, एंजाइम्स किससे मिलकर बने होते हैं, ये सब कुछ हमें पता है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए अपने चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस।